क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि शाम ढलने के बाद उस जगह पर कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं, या कभी ऐसा कहा जाता है कि उस जगह किसी चीज़ का साया भटकता है, और कभी बस इतना कह देते हैं कि वहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है। ऐसी एक न एक जगह लगभग हर गांव में या शहर के किसी एक छुपे हुए कोने में ज़रूर होती है, जहाँ जाना सबके लिए मना होता है। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स, और आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से जुड़ी है जहाँ के बारे में लोग सालों से अजीब घटनाओं का जिक्र करते आए हैं, मगर वक्त के साथ ये घटनाएं भी वहाँ की आम जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन आरव और उसके दोस्तों के लिए ये सब बस सुनी सुनाई बातें थी, इसलिए ट्रैकिंग के लिए उन्होंने वही जंगल का रास्ता चुना जिसके बारे में पहले से ही कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। उनका प्लान उस जंगल वाले रास्ते से ट्रैक करके सीधा झरने तक पहुंचने का था। ये जगह ज़्यादा मशहूर भी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ आमतौर पर भीड़ भी नहीं होती थी। आरव, जो दिल्ली में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, वो इस बार अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने मामा के घर आया था और साथ अपने दोस्तों को भी लाया था। आरव और उसके दोस्तों को घूमने का और ट्रैकिंग का बहुत शौक़ था। नई जगहें देखना, ट्रैकिंग करना और थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनना, उन्हें ये सब पसंद था। आरव के मामा ने जाते हुए उन्हें रोक कर कहा था कि जंगल से होते हुए आगे जा सकते हैं, लेकिन अंदर का जो बंद हिस्सा है उधर मत जाना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी मिले तो उससे बात मत करना, और अगर कहीं से कोई आवाज़ आए तो उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आरव ने ये सब बातें सुन ली थी, लेकिन उस वक्त उसे ये सब एहतियात की बातें लगी। झरने के पास पहुंचकर सब थोड़ी देर वहीं रुक गए। बातें चलती रही, हंसी मजाक होता रहा और थकान धीरे धीरे कम होती गई। समय बीत गया और किसी को वक्त बीतने का एहसास ही नहीं हुआ, और जब ध्यान गया तो शाम के 5 बज चुके थे और अब वापस आने का समय हो चुका था। वापस आते हुए उन्होंने वही जंगल का रास्ता लिया जहाँ से वो आए थे। शुरू के कुछ हिस्से में रास्ता बिल्कुल साफ था। जंगल ज़्यादा घना नहीं था, पेड़ दूर दूर खड़े थे और चलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे आरव और उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, पेड़ पास पास आते गए, रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और जंगल ज़्यादा घना होता गया। ज़मीन पर पड़े सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ और ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। आरव थोड़ा सा सबसे अलग चल रहा था, इतना नहीं कि बाकी पीछे छूट जाएं, बस इतना कि उनकी बातों की और हंसी मजाक की आवाज़ें उसके पीछे से सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, हर कदम के साथ पत्तों के टूटने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आरव को लगा ये आवाज़ उसके पीछे चल रहे उसके ही दोस्तों की है, इसलिए उसने मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ता रहा। उसके घर से फ़ोन आया तो आरव बात करते करते थोड़ा और आगे बढ़ गया। पीछे से अभी भी दोस्तों की हंसी और बातें सुनाई दे रही थी। इसी बीच उसके सर के पास से किसी छोटी सी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। आरव ने एक पल के लिए सोचा ये उसका दोस्त जतिन है, जो पीछे से छोटे छोटे कंकर मारकर सबको छेड़ रहा था। आरव ने थोड़ा रुक कर पीछे देखे बिना ही कहा, अबे बंद करो यार, अभी बात कर रहा हूँ ना फ़ोन पर।
फ़ोन कान से ही लगा था कि फिर से एक और कंकर उसके सर पर लगा। उसने इस बार इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा अगर बात का जवाब नहीं दूंगा तो ये परेशान करना बंद कर देंगे। वो फ़ोन पर बात करता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन कॉल अचानक बीच में ही कट गया। आरव ने फ़ोन देखा तो फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। उसने फ़ोन जेब में ही रखा था जब एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज उसके दोस्तों का था। उन्होंने लिखा था, तो किधर है यार, हम कब से जंगल के बाहर खड़े हैं और कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आरव ने एक और बार वो मैसेज ध्यान से पढ़ा और वो इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे से हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। अभी कुछ देर पहले तक उसके पीछे से उसके दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और अब वो एकदम सन्नाटे में अकेला था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज़ उस शांति में गूंज रही थी। आरव ने डर से कहा, अब ये मजाक बंद करो यार, बाहर निकलो। पर उधर उसकी बात का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि उसके सर पर फिर से एक और कंकर आकर लगा। इस बार पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। आरव ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ जंगल और अंधेरा था जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। आरव को लगा उसके दोस्त उसे डरा रहे हैं और तभी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज़ आई। आरव की नज़र उसी तरफ चली गई और फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई पेड़ के पीछे से उसे देख रहा हो। उसे एक परछाई जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और उस आधी सी परछाई में आरव ने एक चेहरा देखा। उसे पहले समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। जैसे जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ा, हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगी। पेड़ के पीछे कुछ खड़ा था, बिल्कुल चुप। पहले उसे अंधेरे में एक परछाई सी दिखाई दी और फिर धीरे धीरे उसकी नज़र ऊपर गई और तब उसने एक चेहरा देखा। वो चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे मांस पिघल कर चिपक गया हो। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था और होंठों की जगह एक टेढ़ी सी लकीर। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, न हवा न पत्तों की आवाज़। और तभी वो चीज़ धीरे से अपना सर उसकी तरफ मोड़ती है और अचानक पूरी ताकत से चिल्लाती है, आरव पूरी तरह डर गया। उसकी नज़र उस चेहरे पर ही अटकी रही, पर पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे और अगले ही पल आरव वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह आरव की आंख उसके मामा के घर पर खुली। मामा, मामी और उसके दोस्त सब उसके पास ही थे। मामी ने उससे पूछा, बेटा आरव, तुझे कल क्या हुआ था? तू बेहोश कैसे हो गया? आरव ने कुछ पल सोचने की कोशिश की। उसका सर अभी भी भारी था। फिर उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया, मगर फिर वो कुछ सोचते हुए रुक गया और उसने कहा, मुझे बस इतना याद है कि कोई दूर पेड़ के पीछे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। आरव ने आगे कहा, उसके बाद मैं आगे बढ़ा।
मुझे लगा मेरे दोस्तों में से कोई मुझे डरा रहा है। मैं उसी तरफ बढ़ रहा था कि मुझे पेड़ के पीछे एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके दोस्त जतिन ने पूछा, पर तू तो हमसे काफी आगे चल रहा था ना आरव, और हमने तुझे जंगल से बाहर निकलते हुए भी देखा था, तो तू वहां कैसे पहुंच गया? आरव चुप हो गया। मामा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो तुझे कल दिखा था वो तेरा कोई वहम नहीं था, वो चुड़ैल थी। इसी वजह से जंगल के अंदर वाले हिस्से में जाने के लिए मना किया जाता है। आरव ने हैरानी से पूछा, चुड़ैल? मगर ये सब तो कहानियों में होता है ना, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। मामा ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, हर कहानी बिना वजह नहीं बनती। हर कहानी के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है, और इसके पीछे भी एक वजह है। मामा ने बताया कि सालों पहले एक शांति नाम की लड़की इस गांव में शादी करके आई थी। उसकी शादी गांव के एक जमींदार से हुई थी, जो उससे 20 साल बड़ा था। लड़की गरीब घर से थी और उसके घर वालों ने जमींदार से बहुत सारा कर्जा ले रखा था, और जब वो ये कर्जा नहीं चुका पाए तो अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती जमींदार से करा दी। लड़की इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। शादी को ज़्यादा वक्त नहीं बीता था कि अचानक एक अमावस्या की रात जमींदार की मौत हो गई। बस इसी बात की वजह से लोग कहने लगे कि वो लड़की अपशकुन है। इसके आने के बाद ही घर में मौत हुई, और इसी बात से सारा गांव लड़की के खिलाफ हो गया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने सारा दोष लड़की पर डाल दिया गया और उसे घर से निकाल दिया, और गांव वालों ने भी उसे गांव में नहीं रहने दिया। उन्हें लगा कि अपशकुनी लड़की हमारे गांव में दरिद्रता ले आएगी, और उन्होंने भी उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जब उस लड़की को गांव से बाहर निकाल दिया गया तो वो जंगल के पास अकेली रहने लगी। वो गांव से दूर रहती थी और उसका किसी से कोई संपर्क भी नहीं था। गांव वालों का मानना था कि वो काला जादू करती है, इसलिए उससे दूर ही रहना ठीक है। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी जंगल के अंदर वाले हिस्से में नहीं जाता था, और अगर कोई जाए भी तो उससे कोई बात नहीं करता था। इसी बीच गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों के पालतू जानवर एक एक करके गायब होने लगे। पहले लगा कि कोई जंगली जानवर गांव में घुस गया है, जो दिन भर घात लगाकर रात होने का इंतज़ार करता है और फिर लोगों के पालतू जानवरों को ले जाता है। मगर कुछ ही दिनों में ये बात इतनी बढ़ गई कि अब गांव से कुछ छोटे बच्चे भी अचानक गायब होने लगे, कभी खेतों के पास से और कभी घर के पास से। इसके बाद गांव में डर और बढ़ने लगा। एक रात गांव का एक आदमी लोगों के पास आया और उसने बताया कि उसने शांति को रात के समय चुपचाप गांव में आते हुए देखा है, और कुछ ही दिन बाद जंगल के अंदर वाले हिस्से में बच्चों के कपड़े और जानवरों की हड्डियां और कुछ खून के निशान मिले। लोगों को शक होने लगा कि शांति ही उनके बच्चों को ले जा रही है, और कुछ ही दिनों में उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। गांव में ये बात फैलने लगी कि वो बच्चों और जानवरों की बलि देती है। जिनके बच्चे गायब हुए थे वो बहुत दुख और गुस्से में थे, और वो बस उससे बदला चाहते थे। आखिरकार सरपंच
और गांव के कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि ये लड़की गांव के लिए खतरा बन चुकी है। उनका कहना था कि जब से उसे इस गांव से बेइज्जत करके निकाला गया है, तब से ही ये बच्चे और जानवर गायब होने की घटनाएं गांव में होना शुरू हुई है। और वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके और अपनी काली शक्तियां बढ़ा सके। सरपंच ने कहा उसे समझाकर या डराकर नहीं रोका जा सकता। उसके पास काली शक्तियां हैं और गांव वाले मामूली इंसान हैं, जिस वजह से सारे गांव वाले उससे डरते थे। इसलिए सबने ये फैसला किया कि उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो वो ऐसे ही गांव के बच्चों और जानवरों की बलि देती रहेगी। ये बात सभी ने मान ली। इसलिए सारी बातों से ये तय किया गया कि उसे मार देना ही सही होगा। और इस काम के लिए अमावस्या की रात का इंतज़ार किया गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।